इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम। विनोद भाई, हाँ वीरेंद्र भाई, आजकल तो आप भी फोन मोबाइल बड़ा हाथ में रखो और कुछ ना कुछ इसमें लेके ही रखो, निकाल ही रखो। या तो क्या तो आप देश हित की बात हो या फिर विकास की बात हो, और सबसे ज्यादा बात है आप खेती से संबंधित भी काफी कुछ इसमें निकाल कर रखो। ऐसा क्या मिल गया इसमें? बिल्कुल वीरेंद्र भाई, ऐसा ही जो है तो ऐसी एक और बात करी जा है जो कि हमारे कृषि आधारित बाजार पे है। और कृषि आधारित क्या, जब कृषि शब्द आ गया और बाजार आ गया तो मंडी अपने आप में आ गया, तो इससे जुड़ जा है। तो ऐसी एक बात है कि जिसमें हम कह देंगे ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसने कि हम कहते हैं ई नाम। तो इसके जरिए क्या कुछ पता लग सका है क्या, ये ई नाम क्या है या ई राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? देखो वीरेंद्र भाई, नु क्या करे भाई, आजकल तो सारे रिश्ते है ना, रिश्तेदारी से मोबाइल में जुड़ रही से जी। और यो ऐसा हो गया कि भाई इसके बगैर काम चलता नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, और आधुनिकीकरण का एक जरिया बन गया। और नुका करे ना वीरेंद्र भाई, जो जमाने के ला चल लगा वो फायदे में रहेगा, ना तो जमाने के अनुसार वो पाछे रह जाओगे जी। तो ई जिस तरह ई नाम है जी, तो जिस तरह ई नाम आप बता रहे हो भाई, देखो ई का नाम है इंटरनेट। अच्छा। और ई तो यानी कि जो काम नेट के माध्यम से सारे काम हुआ है उसने ये नाम दे दिया है। ई पोर्टल आपने सुना होगा, कह दे। हाँ ठीक है, ई नाम दे दिया। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि वो ई से बन गया तो आगे नाम हो गया नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, बिल्कुल, जो उसमें आ गया, और उसके एक तरह से छोटी फॉर्म हो गया। तो अब इसको मैं क्या क्या बताऊँ हैं। और वीरेंद्र भाई देखो, आजकल हम एक राष्ट्र, एक नीति, एक नियम, सब कुछ एक एक करके चल रहे हैं, मतलब कि हम सब एक हैं। तो इसीलिए भाई जो राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिस नाम ई नाम ना भी भाई 4 साल तो पूरे हो लिए इसके, अपना बेरा है। और अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल कृषि उत्पादन के लिए भी भाई एक राष्ट्र एक बाजार के सपने को साकार करने में मदद कर रहा है। तो इसी तरह जो ई का जो नाम है ना, इस तो भाई देखो घर बैठे सारी जानकारी मिल रहा है। सरकार की योजनाएं हो, चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार हो, ठीक है ना, जो भी हमारे जो किसानों के हित के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट बहुत कुछ चला रही है वीरेंद्र भाई। तो वो सारी की सारी है ना, घर बैठे आजकल तो व्यापार भी हो ले हुआ है, बीज भी खरीद ले हुआ है, और सारा का सारा कुछ आजकल ई पोर्टल पे हो लिया। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ई नाम के साथ लगभग देश की हमारी जो है काफी मंडियों का एकीकरण कराया जा रहा है। बिल्कुल। और इसमें से मतलब न्यू कह लेंगे 2 चरणों में ये भी कहा जाए कि 415 मंडियों का लगभग एकीकरण जो है लक्ष्य पूरा कराया गया। बिल्कुल। जिसमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग होंगी। यहाँ लो मध्य प्रदेश की बात करें तो 19 मंडियाँ वहाँ की, 10 मंडियाँ तेलंगाना की, 4 महाराष्ट्र की, गुजरात की, पंजाब की, हरियाणा की। तो इस तरह देश की दूसरी मंडियों के साथ इनके संपर्क हो रहे हैं, एक दूसरे जुड़ रहे हैं, जिससे कि किसान भाइयों को कोई भी जानकारी लेनी हो भाव के बारे में या किसी किस्म के बारे में, खरीद फरोख्त करनी है, तो इसके माध्यम से वो जुड़ सके हैं। बिल्कुल। और वीरेंद्र भाई देखो, हम चाहे हरियाणा में बैठे हैं तो हमने आसपास का भाव का पता चल जाए भाई, ओडा की रेट है भाई, कम तो नहीं है या ज़्यादा है, उसके अनुसार भाई हम अपने ज्ञान को भाई आगे बढ़ाते हैं। और सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, जो इनाम हैं, इसमें भाई वो सारी जानकारी इसमें हमने मिल रही है जी। और इसके साथ साथ जो देखा जाए है विनोद भाई कि इसके अंदर काफ़ी मंडियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और धीरे धीरे जो शुरुआत हुई थी तो उसके बाद जो है अब इसके तहत कुल 1000 मंडियां संचालित हो रही हैं इनाम के साथ जो देखा जाए। और उसमें से
कि पोर्टल के निर्बाध और सुचारू संचालन को सक्षम करने के लिए जो देखा गया है, हर शेयरिंग मंडी में 1 साल के लिए एक सक्षम व्यक्ति नियुक्त कराया जाए, बिल्कुल। और जो कि इसके बारे में जानकारी रखेगा, देखेगा, वहाँ जानकारी पहुँचावेगा। तो इस तरह के बारे में जो है ऐसे से जो संपर्क सूत्र हैं वो तैयार करे जा रहे हैं, जिससे कि हर क्षेत्र में, इलाके में जो है मंडियों का सही संचालन हो सके, और न केवल सही संचालन हो सके विनोद भाई, बल्कि उसकी जानकारी जो है वो किसान भाइयों तक भी पहुंच सके और किसान लाभान्वित हो सके। और इस प्रक्रिया में वो जो आ जाए, जिसने व्यापार प्रतिनिधि के रूप में जो देखे हैं, जो कि व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि स्थानीय मंडी को भी जो है इसके साथ ढूंढने का प्रयास कराया जा सके है। बिल्कुल। और वीरेंद्र भाई देखो, जो ई नाम से जिस तरह ना ये खाली कृषि का भाई जो किसान है नहीं, जो आड़ती भाई उनको भी भाई इसके माध्यम से आगे जानकारी सारी मिल रही है। और भाई स्थानीय मंडी बाजार हो जिस तरह या फिर बाहर के हो, तो इसके माध्यम से भाई हमने इस तरह भाई व्यापार को है, इसमें कोई ऑफर आ रहा हो, बेचने की बात हो, व्यापार की है, तो भाई सारी की सारी जवाबदेही इसके अंदर है। हाँ, जो इसके घटकों की बात करें ई नाम के और इसके घटकों की, तो उसमें आ जाए ई नाम में दूसरी सेवाओं के अलावा जो कमोडिटी ऑनसेट है, कीमतें हैं, व्यापार ऑफर खरीदने और बेचने, व्यापार ऑफर का जवाब देने की सुविधा शामिल है। और राष्ट्रीय कृषि बाजार के कार्यान्वयन के संबंध में देखा जा है कि अलग अलग रूप से इसके साथ जुड़ सके हैं, जिसमें ई नाम पर व्यापारियों की भागीदारी बढ़ाना भी सुनिश्चित करना हो जाए। और इसके साथ वीरेंद्र भाई देखो, जो इसमें बोली के आंकड़े को बढ़ाना हो, किसानों को नकद रहित लेन देन की हो, क्योंकि आजकल तो भाई जो ट्रांजैक्शन भी है भाई ऑनलाइन हो रही है, नो नहीं भाई पीछे न ले जावा फिर उड़ा है, उसका खतरा सारा हुआ है, तो वो सारा का सारा आजकल तो ऑनलाइन है। और मंडियों के बीच जो अंतर्बाज और व्यापार को भी बढ़ाता है, किसानों को जो मृदा परीक्षण है प्रयोगशाला तक भी पहुंचाने इसमें वो कार्य करता है। और एक जो जागरूकता किसान वाली जो बात है ना वीरेंद्र भाई, देखो इसमें जागरूकता तुम्हारी बढ़ है। वह तो जाहिर है कि जब बढ़ेगी इसमें, और मोटे तौर पर हम यो कह हैं विनोद भाई कि किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा जब उन्हें अपनी उपज का पहले से ज़्यादा मूल्य मिल रहा होगा। बिचौलिए जो दावा शुल्क के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके परिणाम स्वरूप न्यू देखा जाए कि उच्च बाजार मूल्य हुए हैं, उन्हें परीक्षण के लिए रखा जा सके है। बड़े खुदरा स्टोर इससे लाभान्वित हो सके हैं और उच्च लाभ मार्जिन के कारण जो है इसके तरफ आकर्षित भी होंगे, क्योंकि इसमें कोई बिचौलिया शामिल नहीं होगा। बिल्कुल। और जब स्थानीय बाजार की कीमतें ज़्यादा होंगी तो राज्य सरकार को मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा करने के लिए आपूर्ति को रोकते हुए देखा गया। इसलिए सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाए कि इसके उपयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर में कोई कमी नहीं है। और वीरेंद्र भाई देखो, जो कृषि उपज मंडी है जी, जो समिति है, अगर जो इसकी थोड़ी सी हम बात करें तो APMC जो राज्य सरकारों द्वारा संचालित बाजार बोर्ड है, और जो कृषि पशुधन और उत्पादन को अधिसूचित करा है। और इसका जो उद्देश्य है किसानों के जीवन में भाई जो बिचौलियों के कारण होने वाले संकट को भाई सीमित करा है। और इसी तरह इसमें ई से अगर जो हम बात करें तो भाई देखो जो लाभ तो इसके बहुत ज़्यादा, क्योंकि ई नाम से देश भर में प्रक्रियाओं की एकरूपता और सुव्यवस्थित इसमें हमने सुविधा प्रदान करा है। और इसमें भाई जो खरीदार हो विक्रेता हो उसके सूचना के अंतर को दूर भी करता है। और जो वास्तविक जो चीज़ चल रही है जो टाइम पे है उसके समय का मूल्य का अनुमान का, फिर मांग क्या है भाई, आपूर्ति किस प्रकार पर हो रही है, आधारित है। मतलब कि कुल मिलाकर नु कह सके भाई जो ई नाम से जो चल रहे भाई इसमें भाई पारदर्शिता इसमें दिख है। मतलब कि कोई लुका छुपी वाली कोई बात नहीं है भाई, बाहर और भीतर भाई एक सी चीज़ दिख है। हाँ, बात सही कह रहे हैं कि इसमें पर्दे वाली बात नहीं है कि भाई क्या होया क्या नहीं होया, और किसान भाई भी असमंजस की स्थिति में रहें, व्यापारी भी असमंजस की स्थिति में रहें, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए स्पष्ट सी बात है कि इसके साथ जुड़े और उसके साथ जो है इस जुड़ कर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। तो भाई इसमें जो ई नाम को भाई अगर जो बात करें तो राष्ट्रीय कृषि बाजार को भाई हम इसमें भाई जो सर्च इंजन है भाई नेट के माध्यम से भाई उसने अपने ज्ञान न भी अर्जित कर सका है। और भाई आजकल तो देखो सब कुछ न्यू है कि मोबाइल हाथ में होना चाहिए, नेट होना चाहिए और कुछ भी जानकारी इसमें ले ले। और हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है हमेशा इन जो ये जो जानकारी है भाई बहुत आगे रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई कि भी किसान भाइयों को आगे बढ़ाने में, प्रगतिशील बनाने में जो हमारे आजकल के जो अत्याधुनिक माध्यम हैं
जिसमें आपका ये सोशल साइट्स होगी, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, या इसके माध्यम से किसी भी रूप में जुड़ सके हैं, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसान भाई इसका ले सके हैं। और वीरेंद्र भाई देखो, आजकल जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है, आजकल तो भाई एक अपने वो वीडियो भी बना कर वो कॉपी सा कमा रहे हैं भाई, ये कृषि किस तरह होनी चाहिए, इसमें क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और एक जो जरिया है वो भाई अपने ज्ञान को अर्जित भी करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते भी है, और उस तो भाई कृषि को मजबूत भी करते हैं। भाई कोई नया नए अगर जो कृषि क्षेत्र में आता है तो उसके वो जो वीडियोस है, चाहे उसकी जानकारी है या फिर नेट के माध्यम से भाई वो आगे हमेशा बढ़ता है। जाहिर है जब उसके साथ जुड़ेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसका ले सकेंगे भाई, और इसमें जो है राष्ट्रीय कृषि बाजार को जो है मजबूती मिलेगी, और जब उसको मजबूती मिलेगी तो किसान भाई भी जब अपनी उपज का, पैदावार का अधिक फ़ायदा ले सकेंगे तो जाहिर है वो भी अच्छे सक्षम होंगे, मजबूत होंगे किसान भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेकर आगे बढ़ सकेंगे। तो विनोद भाई इसके साथ ही करेंगे मनोरंजन, तो आओ सुने ये लोकगीत। मैं का दौर मैं कोन्या, मैं नहीं उड़े पाऊं, मेरा बालक पड़कायो यार सुदामा, गड़ कहलाऊं, मैं कह दौर मैं कोन्या, मैं नहीं उड़े पाऊं, बालक पड़कायो यार सुदामा, गड़ कहलाऊं, मैं कह दौर मैं कोन्या, मैं नहीं उड़े पाऊं, बालक पड़कायो यार सुदामा, गड़ कहलाऊं, मंडते बरदीन तह यारी, या तासीर मेरी शीश पाल घमंडी मारा, कोन्या समझी भी मेरी, 101 ठोट कर राखे, फिर उठी समसीर मेरी, तन भरी सभा में रुका मारा, जात बताई मेरी, ये सारे खेल खेला जानू, ये सारे खेल खेला जानू, जिसे खेल है उसे खिलाऊं, सो बालक पड़कायो यार सुदामा, गड़ कहलाऊं, मैं कह दौर मैं कोन्या, मैं नहीं उड़े पाऊं, बालक पड़कायो यार सुदामा, गड़ कहलाऊं। ये बालक पणका यार सुदामा, एकला डंड भरता के, और बिटी जिसी बता देनी थी यार तलको करता के, वो कदे बैठ जानू कदे चाल पड़, झूठे जोड़ धरता के, चूल्हे तक की दौड़ सुदामा, रुक मणते डरे ताके, तू तो सुदामा दा बैठ तखत पे, तू तो सुदामा दा बैठ तखत पे, मैं रुक मणने समझाऊं, बालक पड़कायो यार सुदामा, गड़ कहलाऊं, मैं कह दौर मैं कोन्या, मैं नहीं उड़े पाऊं, बालक पड़कायो यार सुदामा, गड़ कहलाऊं,
के मैं गणा दुखी से महादुखी उसकी मिसरानी क्यों करे झाल रुखी से भूखे सोवे पूछत ताके नहीं उनका जन्म सुखी से भूख नवाजे मौत हरा दे ना उनकी कजालों की से सर्वव्यापक सब कहें मने सर्वव्यापक सब कहें मने मैं चतुर्भुज कहलाऊं सो बालक पड़खा यार तो दम्मा जोकर कहलाऊं सो मैं कह दो रे मैं को ना मैं नहीं उड़े पाऊं सो बालक पड़खा यार तो दम्मा जोकर कहलाऊं सो देखियो से उस घर गु कहा पुता जिसने मारी लात मेरे लात लागते तू रोई थी दुख हो गया था बात छो में असन सौंप दे दिया नहीं लक्ष्मी बात करे श्री मंगे राम हरि की लीला कौन करे और कौन भरे वो कर गया भरगुयो भरे सुदामा कर गया भरगुयो भरे सुदामा मैं ना करना चाहूं सो बालक पड़खा यार सुदामा नौकर कहलाऊं सो मैं कह दो रे मैं को ना मैं नहीं उड़े पाऊं सो बालक पड़खा यार सुदामा नौकर कहलाऊं सो। विनोद भाई, हाँ वीरेंद्र भाई, ये तो सुना लोकगीत मैं के दो रहे मैं कोन्या राजल शर्मा की आवाज में। बिल्कुल। और विनोद भाई ये करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज अधिकतम तापमान रहा 17 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 4 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति रही 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं भी चली। और कल जो है अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 3 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और विनोद भाई एक बात कर लें कल के कृषि कार्यक्रम की। बिल्कुल। तो कल का जो कृषि कार्यक्रम रहेगा जैसा आप जाने हैं, तो कल क्या दिन है बोला? कल भाई रविवार है और कार्यक्रम लेकर आक्रम थारी चिट्ठी मारेगी। कल हमारा कार्यक्रम रहेगा थारी चिट्ठी मारेगी। और विनोद भाई ये करेंगे देंगे एक जानकारी प्राकृतिक कृषि के ऊपर कि जैविक खाद निर्माण और उसका उपयोग जो है वो किस तरह कराया जा सके। बिल्कुल। और वीरेंद्र भाई देखो कल का कार्यक्रम तो आपने बता दिया, लेकिन सोमवार में जो कृषि कार्यक्रम हम लेकर आएंगे साथ ही उसकी भी जानकारी आपने दे दी। और जो चर्चा हमारी सोमवार में रहेगी राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर हम बात करेंगे। और सोमवार को जो हमारा कृषि कार्यक्रम में भाई आज की नसीहत में हम बात करेंगे आजकल के दिनों में सब्जियों की देखभाल और एक मोटे अनाज की भी बात करेंगे। तो भाई सोमवार ने कृषि कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी तो जरूर सुनिए इसको। और अब जो आप वीरेंद्र भाई कह रहे जैविक खाद की, देखो खाद बहुत जरूरी है। और नुका अगर वीरेंद्र भाई आजकल तो वो स्वाद देखो नहीं आता सब्जी में, वो नहीं आ रहा है क्योंकि ज्यादातर जो है रासायनिक खादों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। हाँ ना, तो पहले तो कीटनाशकों का बेरा चल जाया करता भाई के बना रखा है। जी बिल्कुल। मैं का एक रहती जब चूल्हे पे बने करा था, चाहे वो साग रांध रहे हैं या फिर कोई सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो उनका अलग तक महक आएग रही। तो कारण है जब पड़ोसी आ जाया करते और कोई सा ना कोई सब बना मार का बेगेला खाया करते। हाँ बिल्कुल, वो भी एक अपनापन था विनोद भाई। बिल्कुल। और अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जैविक खाद निर्माण और उसके उपयोग पर, तो जैसा आप जाने हैं विनोद भाई कि जैविक खाद जो है निर्भर करे जो प्राकृतिक तरीकों से जो हमें चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं उनके जरिए। और इसमें जो किसान भाई पशुधन रखे हैं तो उनको गोबर जो है आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो गोबर की खाद जो है वो इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करी जा सके है। और गोबर की खाद तो किसान भाई बना भी लें, पर उसमें नहीं हो जाए, कई बार सीधा खुले में ढेर ला दें, कुर्डी बना दें और उसमें रहो जा काफ़ी कुछ उसका बरसात का पानी बरसिया जो उसमें से उसके तत्व बह गए इधर उधर, पर वो एक तरह से सही नहीं बढ़ पाती। तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़े।
उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि खड्डा बना के या ऊंची जगह पे जो है न्यू करें कि भी जहाँ पे पानी ना इकट्ठा होता हो ऐसी जगह पे गोबर इकट्ठा ना करें। ढेर के ऊपर से पानी बह के ना जाता हो। पेड़ के नीचे या हल्की छाया वाली जगह जो है इसके लिए वो सबसे रहेगी, बढ़िया रहेगी। गोबर के ढेर में शीशा, लोहा, प्लास्टिक या फिर ना गल सकने वाले पदार्थ नहीं होने चाहिए और रसोई का बचा खुचा सामान उसमें डाला जा सके है और पशुओं का मलमूत्र भी इसके अंदर इस्तेमाल कराया जा सके। बिल्कुल। और इसके साथ साथ गोबर के ढेर की ऊंचाई और चौड़ाई वो 2 गुना 5 फुट से ज़्यादा ना रखें और लंबाई जो अपनी सुविधा के अनुसार कितनी भी रख सके हैं। और वीरेंद्र भाई इसकी गिल्ला भाई को जो गोबर के ढेर में भाई जो नमी बनाए रखना भी बहुत जरूरी है और गर्मी के मौसम में भाई नमी का तो विशेष हमने ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भाई इसी जगह यो खाद ना बनाए जड़ा पानी की सुविधा हो और अगर जो गोबर के ढेर को भाई ढक्का हम रखे तो भाई बेहतर रहता है। और लिपाई तो भाई खाद जल्दी बनती है और लिपाई ना कर पाओ तो भाई काला या फिर मोटे जो पॉलीथीन है उससे ढक देवे। और ये भी ज़रूर हम इसमें ध्यान रखना चाहिए भाई जो 10 से 15 दिनों में ढेर को पलटने से और फिर से ढकने से खाद इसमें जल्दी बनता है। और इसमें अच्छी बनी खाद दानेदार, सुनहरी और सुगंध वाली होती है और चाय के दाने सी होती है। तो इसका जो तापमान की बात करें तो भाई इसमें सामान्य रहता है और भाई सही खाद तैयार होने पर भाई जो मुट्ठी में बंद करने पर भाई एक लड्डू सा बंध जाता है और मुट्ठी खोलने पर बिखर जाता है। उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि भाई हमारी खाद भाई बन ली या नहीं बन ली। तो एक देसी नुस्खा सा है यो, इससे हमें पता चल जाता है बुरबुरी सी हो जाए। और साथ के भाई इसमें खेत में जो डालने के बाद इसने माटी में मिला देना चाहिए और खुले धूप में रखने तो भाई जो पोषक तत्व इसमें नष्ट हो जाते हैं। ये भी भाई प्रगतिशील किसान बहन भाई ने ध्यान इसमें रखना चाहिए। और इसी तरह जो घन जीवामृत के साथ मिलाकर डालने से भी और भी अच्छा रहता है। और जो पशु मूत्र भी अच्छी खाद है और पशु मूत्र और पानी को भाई समान अनुपात में मिलाकर मिट्टी में इसमें हम डाल सकें। बिल्कुल सही कह रहे हो विनोद भाई। और इसके साथ साथ इसको जो फसल पर स्प्रे करना है तो इसमें आ जाए है कि 10-15 लीटर मूत्र और 90 लीटर पानी का अनुपात बना के जो है उसको भी फसलों के ऊपर छिड़काव कराया जा सके। बिल्कुल। और इसी तरह से और आ जाए कि गोबर, सूखे और हरे बायोमास, कचरे, खरपतवार, मिट्टी के मिश्रण से बनी कंपोस्ट खाद साधारण गोबर की कुंडी के खाद के मुकाबले ज़्यादा बेहतर रहेगी, जल्दी बनेगी। और उसके लिए भी ऐसी जगह का चुनाव करें, कंपोस्ट बनाना है कि जहाँ पे जो है पानी वगैरह इकट्ठा ना होता हो और ना ही ढेर के ऊपर से पानी जावे। और उसकी ऐसी जगह पर रखें कि जहाँ पे एक अच्छी तरीके से आप उसको इकट्ठा कर लें और जिसके अंतर्गत जो है आप अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करें, जिसमें सबसे अहम है गोबर रहेगा। उसके अलावा सब्जियों के बचे हुए पत्ते वगैरह हैं या रसोई का सामान जैसा आप जिक्र कर रहे थे अभी, इन सब को मिला के और इसको मिलाकर जब ये तैयार हो जाएगा तो उसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे और उसको खेत में इस्तेमाल कर सकें। सबसे बढ़िया बात है सब्जियों में तो विनोद भाई बहुत तेज़ी से असर दिखावें। बिल्कुल। क्योंकि सब्जियां एक ऐसी फसलें हैं जो कि कम समय में तैयार हो जाए और जैसे ही ये खाद डालेंगे खेत में और चाहे वो खेत तैयार करने के दौरान डाल रहे हैं तो उसमें इनका असर जो है तेज़ी से दिखाई दे है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो जैविक खाद बना रहे हैं, कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल हम इसके अंतर्गत कर सके हैं। और इसी तरह से अलग अलग रूप में भी देख रहे हैं, केंचुआ खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाए। तो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो अलग अलग विधियों के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो अलग अलग विधि के अनुसार जब इनकी तैयारी करेंगे और खेत के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो जो आप कह रहे थे ना कि भाई सब्जियां का वो स्वाद नहीं रहा या फिर फसल का स्वाद नहीं रहा, जब हम प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरक शक्ति को बनाए रखेंगे तो वही स्वाद आएगा जो आप पहला याद करेंगे। और वीरेंद्र भाई देखो जो हम प्राकृतिक खेती जब हम अपनाते हैं भाई जो देसी खाद हमारी, तो अगर जो इससे करते तो भाई जो हमारी भूमि है भाई उसकी उम्र भी बढ़ती है। और वीरेंद्र भाई कई जगह तो ऐसी है कि हमने ज़्यादा जो रासायनिक खाद मिलाने तो भाई उसकी जो बंजर हमने बना दी है और भाई कम समय में ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए भाई वह जो भूमि खराब हो ली है। और वीरेंद्र भाई कई जगह तो ऐसी होगी वो चीज़ उड़ा होती ही नहीं है जी, मतलब कि वह चीज़ कति ख़त्म हो ली। और भाई कई स्थान तो ऐसा भाई जिस तरह पानी तो नीचे जा ही रहा है लेकिन वह जो भूमि है भाई जो हम फसल लेना चाहते हैं वह नहीं होती। इसलिए भाई
हम पहले क्या करते थे भाई, हम जो ज़मीन तो ज़्यादा थी भाई, हमने एक फसल ले ली, उसके बाद हम 3-4 साल उसने छोड़ दिया करते, दूसरी जगह करा करते। लेकिन जिस प्रकार से ज़मीन है साथियों, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो रासायनिक है उनको त्याग कर हम प्रकृति की तरफ अगर जो चलते भाई, प्रकृति हमारा भी ध्यान रखेगी। बिल्कुल सही कहा कि जब हम प्रकृति से जुड़ेंगे या प्रकृति की तरफ चलेंगे तो प्रकृति भी हमारा ध्यान रखेगी। तो विनोद भाई, यह तो बड़ी अच्छी जानकारी दी है आपने प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत जैविक खाद्य निर्माण और उसके उपयोग पे। और विनोद भाई, अब करेंगे चर्चा ब्यात आए पशुओं की देखभाल पे। बिल्कुल। तो विनोद भाई, आमतौर पर देखा जाए कि पशु का ब्याना एक सामान्य सी प्रक्रिया है, पर फिर भी एक अच्छे फार्म प्रबंधक को या पशुपालक भाई को जो है अपने पशुओं का, ब्यात आए पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ब्याने से पहले, ब्याने के दौरान और ब्याने के बाद सभी अवस्थाओं में जो है पशु का खास ध्यान रखना जरूरी हो जाए। तो खास तौर पर जो पहले 5-6 महीने के गाभण पशु हैं, गर्भ में बच्चे के विकास के लिए 2 किलोग्राम दाना अतिरिक्त देना जरूर शुरू करें, और साथ ही पर्याप्त मात्रा में हरा चारा, खनिज मिश्रण, सादा नमक भी खिलावें, पशु को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व भी दें। और इस तरह जब ये चीज़ें मिलती रहेंगी तो पशु जो है स्वस्थ रहेगा। और इसके साथ साथ समय समय पर जो नज़दीकी पशु चिकित्सक है उनसे जो है पशु की शारीरिक जाँच भी करवाते रहें। और इसके साथ ही जिस जगह रख रखा है, जिस कमरे में है, जिस तरह आजकल सर्दी का मौसम है, अंदर बाहर करने पड़े हैं पशु, और ज़्यादातर अंदर ही रखना चाहिए, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, पशुओं का भी ध्यान रखना है। तो उस कमरे की भी जो है साफ़ सफाई अच्छी हो, जिसके अंदर संक्रमण ना फैले, उसको संक्रमण रहित रखें, हवादार हो, मुलायम सूखा बिछावन दें उसके नीचे। और पशु बाड़ा में जो है रहने की जगह जो है ये रखें थोड़ा आगे की तरफ नीची और पीछे की तरफ ऊंची हो, जिससे बच्चेदानी बाहर आने की जो समस्या हो जाए वह उसमें ना हो सके। बिल्कुल। और वीरेंद्र भाई देखो, जिस तरह जाडे है तो जाडे में हम ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पशु बाड़े है उसमें भाई बोरी भी ढक रहे हम, और टाइम पर हम निकाल भी रही है, क्योंकि पहले तो जल्दी काट दिया करते, लेकिन जिस प्रकार से भाई मौसम है तो भाई 10-11 बजे से निकालते हैं और भाई 3-4 बजे से हम उसे अंदर रख लेते हैं जी। और कुल मिला के नू का वह तो वीरेंद्र भाई जो हमारे जो पशुधन है, और देखो अगर जो उसका ध्यान रखा गया तो घी दूध भी बढ़िया मिल लगा, और भाई देश के लिए भाई मेडल भी मिल लगे, और देश की रक्षा के लिए भाई सैनिक भी आगे बढ़ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अच्छा घी दूध मिलेगा तो उससे अच्छा फ़ायदा पहुंचेगा। एक बात का और ध्यान रखें विनोद भाई, पशुपालक भाई, के जो पशु ब्यात आ रहे हैं उनका प्रयास करें कि अलग से रख लें। जो 5, 7, 10 पशु हैं या ज़्यादा पशु हैं, या डेयरी संचालक भाई हैं तो वहाँ ज़्यादा पशुओं की संख्या उसका है, तो उस ऐसे में जो ब्याते पशु हैं उनका बाड़ा अलग बना दें, और उनके ऊपर रात को भी थोड़ा सा जब उठें तो नज़र रखें। कई बार रात में भी आ जाए पशु, बछड़ू या कटड़ू दूर चले जाए तो उसके पास होना ज़रूरी है, जिससे कि ध्यान रहे और जिससे किसी तरह की कोई समस्या पशुओं में ना हो, या दूसरा पशु उसका कोई खेड़ वगैरह ना मारे, टक्कर ना मारे। तो इस तरह, और साफ़ पानी, स्वच्छ पानी जो है पशुओं को पिलाने के लिए दे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और विनोद भाई, इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। तो वीरेंद्र भाई और विनोद भाई ने दी इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।